नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी रायपुर के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो लेक्चर में आरआरबी एनटीपीसी 2020 की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम 15 दिसंबर से होने वाला है। CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और इसमें हमने 500 महत्वपूर्ण सवाल रखे हैं जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रखा है और आने वाले एग्जाम में इस क्वेश्चन की आने की संभावना काफी ज्यादा है। ये कंप्लीटली मैथ्स का क्वेश्चन है। आज हम ये 4th डे कर रहे हैं। ये आज हमारा चौथा दिन है। हम हर दिन 10-10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन 40 तक के डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन। और कुछ स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए था ताकि वो एग्जाम के पहले इस क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर सके। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिससे आप इस सारे क्वेश्चन की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन निकालना है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। ये 6/7, 5/6, 7/8 और ये 4/5 ये फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो देखिए एक तरीका होता है कि आप इसे डेसिमल में ला लो और एक तरीका होता है कि आप डिनोमिनेटर को बराबर कर लो, फिर आप उसमें बता दो कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, दो का पेयर बनाएंगे। ये 2 का पेयर बन गया और ये 2 का पेयर बन गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये 6 × 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 और ये 7 × 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। अब देखिए 36 बड़ा है कि 35, तो ये 36 बड़ा है, इसलिए आप इस वैल्यू को काट दीजिए। इन दोनों में कंपेयर करते हैं। देखिए 5 7 जा कितना हो जाएगा, ये 35 और 8 4 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। इन दोनों में कौन बड़ा है, 35। तो छोटी वैल्यू काट दीजिए। छोटी वैल्यू क्यों काट रहे हैं, क्योंकि हमको बड़ी वैल्यू चाहिए इसलिए। तो ये दोनों में हम कंपेयर किए थे तो ये 36 बड़ा था जिसका वैल्यू क्या है, 6/7 है। और इन दोनों को कंपेयर किए थे जिसमें 35 बड़ा था जिसका वैल्यू है 7/8। तो अब ये इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो 8 6 जा हो जाएगा 48 और 7 7 जा हो जाएगा 49। और इन दोनों में कौन बड़ा है, तो 49 बड़ा है। ये 48 को काट देते हैं और ये 49 की वैल्यू क्या है, तो 49 की वैल्यू है 7/8। तो यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है 7/8 ये आंसर है। देखिए अगर क्वेश्चन कोई कितने भी नंबर दें, कुछ स्टूडेंट का डाउट होता है कि 4 नंबर दिए हुए हैं, 5 नंबर होगा तो कैसे होगा। तो सेम ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन छोटा भिन्न पूछता है तो भी वैसे ही सॉल्व होगा। इसमें क्या करेंगे, छोटे को काटते चलेंगे। जैसे 6/7 है, 5/6 है, 7/8 है और ये 4/5 है। अब इसमें देखिए 6 6 जा क्या होगा, ये 36, 7 5 जा कितना हुआ, 35। अगर छोटी भिन्न निकालना है तो बड़े को काटते चलिए। ये बड़ा है, ये 6/7, इसमें काट दिए। अब ये 2 का पेयर है जिसमें 8 4 जा ये हो गया 32 और ये 5 7 जा हो गया 35। ये बड़ा है 35, इसको काट दीजिए। अब देखिए ये दोनों पेयर में छोटा कौन सा था, ये 35 था जिसका वैल्यू है 5/6 और ये दोनों पेयर में छोटा कौन सा था, तो 32 था जिसकी वैल्यू है 4/5। इसको लिख लिए। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। ये 5 5 जा 25, 6 4 जा 24। तो इन दोनों में छोटा कौन आ रहा है, तो 24 आ रहा है जिसकी वैल्यू क्या है 4/5। तो अगर छोटा कुछ क्वेश्चन पूछता कि छोटी वैल्यू बताइए, छोटा भिन्न बताइए, तो 4/5 इसका आंसर होता। फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल कितनी 3 अंक की संख्या 6 से विभाजित होगी। तो 3 से विभाजित होगी कितनी, 3 अंक की संख्या 6 से विभाजित होगी। तो देखिए 3 अंक की संख्या क्या क्या होती है। तो पहले तो आपका ये 100 जो है वो 3 संख्या है। 100 से लेकर अगर 999 तक के जाएं तो ये क्या है, 3 संख्या है। इसमें ही पूछ रहा है कि कितने नंबर हैं। तो देखिए आप इसको क्या कीजिए, 999 को पहले तो आप डिवाइड कर दीजिए 6 से। तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9, 6 1 जा 6, बच गया 3। उसके बाद ये कैरी आ गया 9, 6 1 जा 6 6 जा 36, बच गया 3। फिर ये कैरी आ गया 9, फिर ये 6 6 जा 36 और ये बच गया रिमाइंडर आपका 3। तो देखिए 166 नंबर हैं जो कि आपका 0 से लेकर 999 तक के 6 से डिविजिबल हैं। क्योंकि अगर 999 से मैं डिवाइड कर रहा हूं मतलब कि 0 से लेकर
999 तक के कितने संख्या हैं, तो 166 हैं। अब हमको क्या बोल रहा है कि तीन संख्या बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 100 से फिर से डिवाइड कर देंगे 6 को, और देख लेंगे कि दो संख्या या सिंगल जो नंबर है उससे कितने नंबर डिवाइड होते हैं, और उसको उससे माइनस कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6, बच गया 4, यहाँ कैरी आ गया 0, ये हो गया 6 6 जा 36, और रिमाइंडर बच गया 4। तो 16 ऐसे नंबर हैं जो 0 से लेकर 100 तक के, या फिर हम बोल सकते हैं दो संख्या या एक संख्या डिविजिबल है 6 से, तो उसको माइनस कर लेंगे। कितनी संख्या है, 16, तो ये 16 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 और ये 1, 150। मतलब जो 3 अंकीय संख्या 6 से विभाजित होगी तो सही आंसर है 150, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 150। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आए और क्वेश्चन में अगर वह छोटी सी छोटी संख्या, इस लाइन को आप याद रखिएगा, छोटी सी छोटी संख्या बोले तब आपको क्या निकालना है, उन नंबरों का एलसीएम निकालना है। और इसी में ही अगर दे दिया बड़ी सी बड़ी संख्या, तब आप निकालेंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी ये छोटी सी छोटी संख्या बोला है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो समझिएगा ये 4, 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का तरीका है, आप बड़े नंबर को अप्रोच करो। और ये बड़ा नंबर कैसे बना है, तो देखिए 2 × 2 4, और ये 4 2 8 और × 2 16, मतलब 4 बार 2 आया। बात करें 12 की, तो 12 कैसे बना है, तो ये 2 2 4 और ये 4 × 3 होगा 12। 8 कैसे बना है, तो 2 × 2 4 और 4 × 2 8। 6 कैसे बना है, तो 2 × 3, और 4 कैसे बना है, तो 2 × 2। अब हम क्या करेंगे, बड़े वैल्यू को अप्रोच करेंगे, बड़े वैल्यू को एलसीएम मानेंगे। देखिए छोटा वैल्यू क्या है, 4 है, जिसमें कि 2 ठोक 2 है, और बड़े वैल्यू में भी 2 ठोक 2 है, इसलिए नंबर को काट दीजिए। अब 6 में आइए, 6 में क्या है, 2 × 3 है, और यहाँ पर एक 2 है, इसलिए इस 2 को काट दीजिए, लेकिन 3 नहीं है, इसलिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर 3 लिख लीजिए, मतलब ये भी हम नंबर कट गया। अब 8 में क्या आता है, तो 3 बार 2 आता है, जो कि 16 में भी 3 बार 2 है, तो ये सारे नंबर कट जाएंगे। 12 की बात करें तो 12 में 2 2 है और 1 3 है, और 16 में भी 2 2 है और 1 3 है, मतलब ये सारे नंबर कट जाएंगे, और यही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ये 16 × 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम का मतलब ये होता है कि अगर 4 के टेबल में भी 48 आएगा, 6 के टेबल में भी 48 आता है। देखिए 4 12 जा 48, 6 8 जा 48, 8 6 जा 48, और 12 4 जा 48 और 16 3 जा 48। मतलब कि हम एक ऐसा नंबर निकाल रहे हैं जो कि आपका सभी के टेबल में आता हो। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 4 6 8 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में दो शेष रहे, 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो आपका जो एलसीएम आएगा उसमें आप उस नंबर को प्लस कर दोगे, तो ये हो जाएगा 50, और 50 ही हमारा आंसर है, ऑप्शन सी 50। 50 क्यों ले रहे हैं, आप 50 को जैसे कि 4 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है 4 12 जा कितना होता है 40, बचेगा कितना, रिमाइंडर 2 बचेगा। वही बात करें अगर 6 की, तो 6 8 जा कितना होता है 48 होता है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो सभी आप नंबर है 4 हो गया, 6 हो गया, 8 12 और 16, सभी को आप डिवाइड करोगे 50 से, तो आपका रिमाइंडर 2 बचेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी एलसीएम आएगा उसमें वो जो रिमाइंडर जो बचा जैसे कि 2 शेष रहा ऐसा बोल रहा है तो आप 2 प्लस कर दोगे, अगर 3 बोलता तो आप 3 प्लस कर देते। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम, 2 विद्यार्थियों का औसत भार 51 किलोग्राम तथा 2 विद्यार्थियों का औसत भार 55 किलोग्राम है, तो कुल विद्यार्थियों का औसत भार होगा। सबसे आसान क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट लिख लेता हूं और उनका एवरेज लिख लेता हूं, और यहाँ पर टोटल वेट लिख लेता हूं, टोटल वेट। देखिए स्टूडेंट जो 6 स्टूडेंट है उनका एवरेज कितना है, तो एवरेज है 50।
और अगर मैं वेट की बात करूं टोटल, तो वो स्टूडेंट और उनका एवरेज मल्टीप्लाई करूंगा तो इनका टोटल वेट निकल जाएगा 300 किलो, 300 किलोग्राम। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन कि दो विद्यार्थियों का औसत भार 51 है, तो दो स्टूडेंट है, उनका कितना है एवरेज 51 है, तो ये 2 1 जा 2 और ये 2 5 जा 10, तो 102 किलो इनका वेट हो गया। और बचे हुए दो विद्यार्थी हैं, उनका एवरेज है 55, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 110, ये 2 5 जा 10 और ये 2 5 जा 10 और ये 11, तो 110 किलो। अब क्या करना है हमको, कुल विद्यार्थियों का औसत निकालना है। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो यहां से पता चलेगा 6 और 2 8 और 8 और 2 कितने हो जाएंगे, टोटल 10 स्टूडेंट हो जाएंगे। और इनका टोटल वेट कितना हो जाएगा, तो ये 2 ये 1 और ये 3 और 2 हो जाएगा 5, तो 552 हो गए टोटल इनके वेट। तो टोटल वेट में हम डिवाइड कर देंगे टोटल स्टूडेंट, तो इसको डिवाइड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अगर 0 है 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक 0 है, तो एक नंबर बाद आप डेसिमल लगा दो, एक नंबर बाद आप डेसिमल लगा दो, यही क्या है, यही हमारा आंसर है। तो 51.2 kg इसका आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दो संख्या 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो उनमें 1:2 का अनुपात हो जाता है, संख्याओं का योग कितना होगा। दो नंबर है, ये है 2:3। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि पहली संख्या में 2 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए। तो देखिए इसको क्या करिए, 2:3 है तो इसको आप ले लो 2x और 3x। अब देखिए अब इस इक्वेशन कैसे बनाना है, तो ये 2x ये संख्या है, इसमें क्या कर रहे हैं, ये 2 घटा रहे हैं, और दूसरी संख्या जो है वो 3x है, इसमें क्या कर रहे हैं, 2 प्लस कर रहे हैं। तो उनका अनुपात क्या आ रहा है, तो ये 1/2, 1:2 मतलब 1/2 आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, तो ये आपका तिर्यक गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 2 को आप इंटू करेंगे ये 2x - 2 से, और 1 को आप इंटू करेंगे 3x + 2 से। यहाँ पर ये हो जाएगा 4x - 4, यहाँ पर हो जाएगा 3x + 2। वेरिएबल को एक साथ रखेंगे और ये कांस्टेंट है, इसको एक साथ रखेंगे, तो ये 4x है, 3x लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये -3x हो जाएगा, और यहाँ पर 2 है और ये -4 जो है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो ये +4 हो जाएगा। यहाँ पर 4x - 3x x हो जाएगा, x + 6, मतलब x की वैल्यू पता चल गई कि x कितना है, 6 है। देखिए जो हमारा वैल्यू है ओरिजिनल रेशियो वो 2:3 था, मतलब 2x:3x। अगर बात करें देखिए 2x, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संख्याओं का योग कितना होगा, संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए 2x दिया हुआ है तो 2 × 6 करेंगे तो कितना होगा 12, और वही 3x है तो 3 × 6 करेंगे तो कितना होगा 18। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संख्याओं का योग, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना होगा, तो इन दोनों का योग होगा 30, और यही हमारा आंसर है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप स्टार्टिंग में ही इसको प्लस कर लो, 2 और 3 कितना होता है 5x होता है, और x की वैल्यू क्या है 6 है, तो 5 × 6 कितना आएगा 30। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है 30। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 72 मतों से पराजित हो गया, वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी। तो ये इलेक्शन वाला परसेंट का क्वेश्चन है। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, तो टोटल जो इलेक्शन है उसमें जितने भी वोटर होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो 100% होते हैं। ठीक, अब इसमें मैं 2 आदमी का नाम ले लेता हूं, ए और बी। ठीक, अब जो एक उम्मीदवार को 38% मत मिला है, मतलब इसको मैं ले लेता हूं, ए को कितना मिला है 38%, और टोटल वोट कितना है तो 100% है, तो इसमें 38 मिला है, तो बचा हुआ को कितना मिलेगा, तो बचे हुए को 62% मिलेगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हार गया है, 38% मत मिला और वह 72 मतों से पराजित हो गया, मतलब ये जो ए जो है वो क्या हो गया, हार गया, और कितने से हारा, तो 7200 मतों से हार गया। अगर मैं बात करूं इन
इन दोनों की डिफरेंस की, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर परसेंट की बात करें तो इसको 62% मिला है बी को और ए को मिला है 38%। मतलब ए को कितना कम मिला है, तो ए को मिला है 24% कम। 62 को माइनस करेंगे अगर 38 से तो निकल जाएगा 24% कम मिला ए को। और यहां पर वोट कितना कम मिला है, तो 7200 वोट कम मिला है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 24% किसने के बराबर है, तो 7200 वोट के बराबर है। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, वैध मतों की कुल संख्या कितनी है। तो वैध मत कितने हैं, टोटल 100% है। तो आप इसमें 7200 को भाग दोगे 24% से, 7200 24% है तो 100% कितना होगा, तो ये 24 वन जा और ये 24 300 जा, और 300 इंटू 100 हो जाएगा ये 30,000। तो 30,000 वोटर जो हैं वो की कुल संख्या, वैध मतों की कुल संख्या 30,000 थी। तो ये हमारा सही आंसर आ गया 30,000। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 सेब का क्रय मूल्य 18 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ की प्रतिशत है। ये प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन है, काफी ज्यादा आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। तो 24 सेब का क्रय मूल्य, तो ये 24 सेब का क्रय मूल्य मतलब कि ये कॉस्ट प्राइस हो गया, और 18 सेब का विक्रय मूल्य मतलब 18 एसपी। बस आप ऐसा लिख लीजिए। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट पूछ रहा है। अब देखिए ऐसा आप क्वेश्चन को लिख लिए। अब क्या कीजिएगा, आप कॉस्ट प्राइस को 18 मान लेना, मतलब कि जो सेलिंग प्राइस के बाजू लिखा रहेगा उसको आप कॉस्ट प्राइस मान लेना, और आप सेलिंग प्राइस जो कि कॉस्ट के बाजू लिखा रहेगा कॉस्ट प्राइस के उसको मान लेना। मतलब सीपी हो जाएगा 18 रुपए और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 24 रुपए। मतलब आप सेब को 18 रुपए में खरीदे और 24 रुपए में बेचे, मतलब कम में खरीदे और ज्यादा में बेचे, मतलब आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट लिखोगे, और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो एसपी माइनस सीपी। मतलब आप कम में खरीद कर अगर ज्यादा में बेच रहे हो तो ही आपको प्रॉफिट होगा। तो आप 24 रुपए में बेचे कितने के सामान को, 18 रुपए के सामान को, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, तो 6 रुपए प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लाभ प्रतिशत बोल रहा है। अब लाभ प्रतिशत बोल रहा है तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है, तो 6 रुपए है, कॉस्ट प्राइस कितना है, तो ये 18 रुपए है, और इंटू कर दोगे आप 100 से, तो ये 6 1 जा और ये 6 3 जा, और ये क्या आ गया 100/3%। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आएगा 33:1/3%। तो यही हमारा आंसर है 33 सही 1/3% क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ऑप्शन डी। बस आपको ये देखना है कि ऐसा इक्वेशन बना लीजिएगा, 24 सेब का क्रय मूल्य 18 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप 18 कॉस्ट प्राइस मान लोगे और 24 क्या मान लोगे, सेलिंग प्राइस मान लोगे। कभी कभार क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत, जैसे इसमें दिया हुआ है लाभ प्रतिशत है, मतलब ये बता रहा है कि लाभ है और लाभ निकालो। कभी कभार क्वेश्चन ऐसा देता है कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, मतलब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट है कि लॉस है। तो आप कैसे इसको पता करेंगे, तो अगर क्रय मूल्य कम है, किससे, क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य से, तो क्या होगा, वो प्रॉफिट होगा। और अगर क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा चुके हैं, तो इसको आप ध्यान से बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है और उसे 30% हानि होती है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत होगी। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अंकित मूल्य में वो कितना छूट दे रहा है। ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, इसमें कितना डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट की बात करें तो ये दे रहा है 40%, और उसे लॉस कितना हो जा रहा है, तो लॉस 30% हो जा रहा है। और देखिए इसमें ना ही कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ना ही इसमें एमआरपी दिया हुआ है। तो आप इसमें क्या कीजिए, कॉस्ट प्राइस आप मान लीजिए 100 रुपए है, 100 रुपए में वो क्या कर रहा है, 100 रुपए का वो खरीदा है, और एमआरपी निकालना है। ठीक है, ये कैसा क्वेश्चन है, तो ये प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन है। हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं, आपको 4 में से 3 इंफॉर्मेशन देगा। 4 कौन सी इंफॉर्मेशन, तो कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, लॉस
डिस्काउंट, लॉस की जगह प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। तो ये 4 इंफॉर्मेशन से 3 इंफॉर्मेशन देगा और चौथा पूछेगा। यहां पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अंकित मूल्य पर 40% छूट, मतलब डिस्काउंट कितना है, तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है, तो 40% क्या हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, और लॉस 30% है, और कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है इसलिए हम उसको क्या लिए, 100 रुपए ले लिए, और एमआरपी हम मान लेते हैं एक्स है। पहले एमआरपी निकाल लेते हैं कि वो कितने का है। तो इसका फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल टू एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट। यहां पर प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो 100 में प्लस होगा, और अगर लॉस है तो 100 में वही नंबर क्या होगा, माइनस होगा। तो सीपी हम क्या माने हैं, तो सीपी माने 100। देखिए सीपी में 100 माना हूं क्योंकि कैलकुलेशन के लिए आसान होता है, आप कोई से भी नंबर मानकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। 100 रुपए माना हूं, और इसमें क्या करेंगे, 100 में माइनस करेंगे लॉस कितना हो रहा है, तो ये 30% लॉस हो रहा है, इज इक्वल टू एमआरपी नहीं पता है हमें, तो एमआरपी एज इट इज लिख देंगे, और 100 में डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, तो 40%, तो यहां पर 40% लिख देंगे। अब देखिए 100 इंटू 100 माइनस 30 हो जाएगा 70, और ये हो गया एमआरपी इंटू 100 माइनस 40 हो जाएगा 60। ये जो 60 है इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो इंटू में है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये हो गया 60 इज इक्वल टू एमआरपी। ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये 2 3 जा और ये 2 50 जा, और 50 इंटू 7 होता है 350, और ये डिवाइडेड बाय 3, और ये आ गया एमआरपी। इसी को क्या लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये क्या आएगा, 3 तो नीचे ही रहेगा, ये 3 1 जा 3, फिर ये 3 1 जा 3, बच गया 2 2 0 हो जाएगा 20, 3 6 जा 18, और ये बच गया 2, ठीक है। तो 116 2/3 क्या आ गया, ये एमआरपी आ गया। मतलब कि क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 रुपए था, तो एमआरपी कितना था, यहां पर 116 116 रुपए 2 सही 3 बटा इतना रुपए एमआरपी था। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अंकित मूल्य पर अगर बेचा जाए तो लाभ कितना होगा, ठीक है। अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ कितना होगा, तो ये क्वेश्चन घुमा के दिया है, आपको डिस्काउंट दे दिया था, लॉस दे दिया था, और एमआरपी पूछ रहा था। और सीपी अगर नहीं दिया था तो सीपी को क्या लोगे आप, हमेशा 100 लोगे, क्योंकि कैलकुलेशन में आसान होता है। तो एमआरपी हम निकाल लिए, एमआरपी कितना है, 116 रुपए, 116 सही 2/3 रुपए है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर बेचेंगे। देखिए 100 रुपए का सामान को अगर 116 रुपए 2/3 रुपए में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, तो भाई ये होगा 16 सही 2/3% ही प्रॉफिट होगा, और यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी 16 सही 2/3%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर है। देखिए समय दिया हुआ है 3 वर्ष, और बोल रहा है कि स्वयं का वो कितना हो जाता है, 7/6 गुना हो जाता है। कब, 3 साल बाद खुद का 7/3 गुना हो जाता है वो। जैसे कि अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि अगर मान के चलो प्रिंसिपल मतलब जो पैसा हम ब्याज में देते हैं उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। तो 6 रुपए मान के चलो मैं किसी को ब्याज में दिया हूं, तो वो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, तो वो 7/6 गुना हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अमाउंट की बात हो रही है, क्योंकि देखिए अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप किसी को पैसा दिए हैं तो अगर जब वो वापस लौटाएगा तो कुछ आपको धनराशि एक्स्ट्रा लौटाएगा, क्योंकि आपके पैसे को वो इस्तेमाल कर रहा है। तो जब वो अगर मान के चलो एग्जाम्पल के लिए अगर 100 रुपए लिया है और आपको 121 रुपए लौटा रहा है, इसका मतलब ये है कि 121 रुपए क्या है, मिश्र धन है। मिश्र धन में क्या होता है, मूलधन और ब्याज भी इंक्लूड रहता है। ब्याज क्यों लगाया जाता है, क्योंकि आपके पैसे को आप दूसरे को दिए थे, वो उस समय तक के इस्तेमाल कर रहा था, इस वजह से आप उससे क्या लेते हैं, ब्याज लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो 3 साल बाद कितना गुना आपको लेना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ 100 रुपए था, 3 साल बाद कितना ले रहा है, 121 ले रहा है। वैसे ही प्रिंसिपल 6 रुपए है, तो अगर अमाउंट की बात करें तो वो कितना ले रहा है, तो वो प्रिंसिपल का 7/6 गुना,
मतलब कि ये 6 कट गया और ये 7 रुपए अमाउंट ले रहा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो फ्रैक्शन में तो आप वो नीचे वाली वैल्यू है उसको आप प्रिंसिपल मान लो। तो मैं प्रिंसिपल मान लिया 6 रुपए है और अमाउंट कितना हो जा रहा है, तो उसका 7/6 गुना हो जा रहा है प्रिंसिपल का। तो 6 इंटू 7/6 लेंगे तो ये 7 रुपए क्या आ गया, अमाउंट आ गया। मतलब कि 6 रुपए आप दिए थे, आपको लेना कितना है, अब 7 रुपए लेना है। ठीक है, तो अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। अब अमाउंट कितना हो गया, 7 रुपए हो गया, प्रिंसिपल कितना था 6 रुपए, तो एसआई कितना होगा, तो ये 7 में -6 करेंगे तो एसआई निकल जाएगा। मतलब 1 रुपए आपका क्या बना, ब्याज बना। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर है। अब इसका फॉर्मूला होता है रेट का फॉर्मूला होता है एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो 1 रुपए है और 1 रुपए को इंटू करोगे 100 से, और प्रिंसिपल कितना माने हैं, तो प्रिंसिपल हम 6 रुपए माने हैं। कैसे माने हैं, तो ये 7/6 गुना दिया था, तो इसको प्रिंसिपल जो फ्रैक्शन में नीचे जो वैल्यू दिया रहेगा उसी को आप प्रिंसिपल मान लेना। क्यों, क्योंकि देखो आगे कटने में वो इजी होता है। तो प्रिंसिपल हम मान लिए थे 6 रुपए और समय कितना था, तो 3 साल था। तो ये काटेंगे तो ये 2 3 और ये 2 50 ये आ गया 50/9। अब ये और कटेगा नहीं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 9 5 होगा 45 और ये बच गया 5। तो 5:5/9% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, तब जाके वो 3 साल में कितना गुना हो जाएगा, वो 7/6 गुना हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए 5:5/9%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन है। देखिए इसका एकदम सिंपल सा ट्रिक होता है, अगर जब गुना वाला क्वेश्चन आए, इसमें क्या बोल रहा है 15 साल में, 15 साल में क्या बोल रहा है, कितना गुना हो जा रहा है, तो 2 गुना हो जा रहा है, 2 गुना। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8 गुना कितने वर्ष में होगा, 8 गुना कितने वर्ष में होगा। ये क्वेश्चन को इस तरीके से लिख लेना। देखिए इसको अगर मैं 2 को अगर पावर में लिखूं, 2 को अगर पावर में लिखूं तो ये 2/1 होगा। और अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो अगर मैं एक्सपोनेंट करूं तो ये 2 × 2 × 2 होगा। मतलब ये 2 कितने बार आ रहा है, 3 बार। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 का पावर 3। देखिए यहाँ पर पावर 1 था और यहाँ पर क्या है, पावर 3। मतलब ये 1 में क्या इंटू किए कि पावर 3 आया, तो 3 इंटू किए। वैसे ही आप क्या करो, ये 15 में इंटू कर दो 3, तो कितना आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। और यही क्या है, यही हमारा आंसर है 45 साल, जो कि ऑप्शन बी दिया हुआ है। ठीक, अगर क्वेश्चन ऐसा देता है कि अगर 15 साल में 2 गुना हो जा रहा है तो 8 गुना कितने वर्षों में होगा। अब वर्ष पूछ रहा है, पहले क्या पूछ रहा था कि कितने, सॉरी ये मान के चलो ये 15 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है, तो 45 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। तो अब इसको कैसे करोगे आप, देखिए 15 वर्ष, 15 से 45 कैसे बना, तो इंटू 3 करने से बना। और ये 2 गुना था, इसको आप कैसे लिख लिए, तो 2 का पावर 1 लिख लिए। और यहाँ पर देखिए 15 इंटू 3 करेंगे तो 45 आ रहा है। तो वैसे ही आप क्या करोगे, 2 जो है उसमें आप पावर 3 लगा दोगे। और ये 2 का पावर 3 मतलब क्या होता है, ये 2 × 2 × 2, और ये 2 2 4 और 4 2 8, तो ये 8 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आई होप आप मेरे बताए हुए 10 क्वेश्चन आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अभी तक के आप हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक के हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से आपको 10 क्वेश्चन आपको हर दिन मिलता रहे, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के बने रहिए गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक यू।